फिजिकल एक्टिविटीज तो बहुत जरूरी है। सब बीमारियों का मुख्य कारण ही क्या है? लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। ईटिंग के नाम पर अपने साथ ही हम चीटिंग करते रहते हैं। अपने साथ आहार के स्तर पर, विचार, वाणी, व्यवहार के स्तर पर, आचरण के स्तर पर हम बड़ी क्रूरता करते हैं। खुद के साथ ही ना इंसाफी, जुल्म, ज्यादती, ये अच्छा नहीं है मेरे भाई बहन। सैकड़ों हजारों समस्याएं हैं, हर कदम पर संकट है, चुनौती है। समाधान क्या है? योग इज द सॉल्यूशन। योग करो, कर्म योग करो। योग करो और कराओ। माता पिता, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी और परिवार में जो भी जिम्मेदार है, कई बार परिवार में आयु में छोटे भी जिम्मेदार हो जाते हैं और कई बार आयु में बड़े होते हैं, वो भी जितने बड़े उतने ही बड़े लापरवाह। इसलिए परिवार में जो भी एक शब्द होता है जिम्मेदार, समझदार, जो भी परिवार में जिम्मेदार और समझदार है, वो सबको प्रीति पूर्वक योग में नियोजित करें। योग आयुर्वेद स्वदेशी के पथ पर, सनातन के पथ पर, अपने पूर्वजों के पथ पर, महाजनों ये न गता सपंथा। योग आयुर्वेद स्वदेशी के पथ पर खुद चले, औरों को चलाए। योग आयुर्वेद स्वदेशी और सनातन धर्म के शाश्वत सिद्धांतों के साथ खुद जुड़े और सबको जोड़े प्रीति पूर्वक। ये एक काम हमने करना शुरू कर दिया तो फिर सब काम हो जाएंगे। दुर्भाग्य है, संसार में व्यवस्थाओं के नाम पर अव्यवस्था चल रही है। शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र, राजतंत्र के नाम पर, कृषि तंत्र के नाम पर, समाज तंत्र के नाम पर, समाजवाद, राष्ट्रवाद के नाम पर, मेरे भाई बहन क्या क्या नहीं चल रहा। पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था, पूरी दुनिया का शिक्षा तंत्र मिलकर के, क्योंकि उसका जो ताना बाना है वो एक भी व्यक्ति में रामत्व के, कृष्णत्व के, हनुमत्व तत्व के, शिवत्व के, दिव्यता की, देवत्व के, ऋषित्व की प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो सोच नहीं, वो दृष्टि नहीं, वो दक्षता नहीं है। पूरे विश्व का चिकित्सा तंत्र मिलकर के एक भी व्यक्ति का कोई रोग मिटा नहीं सकता, आज तक ना मिटा पाएगा। एक भी व्यक्ति का बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, पेंक्रियास फेलियर, कोई एक रोग न मिटा सके। पूरे विश्व की कृषि व्यवस्था, ओहो, कृषि तंत्र के नाम पर तो जो चारों तरफ तबाही मची है, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, आहार के नाम पर जहर हम खाने लग गए। ये झूठा शिक्षा तंत्र, झूठा चिकित्सा तंत्र, कृषि तंत्र, विचार तंत्र, अर्थतंत्र, राजतंत्र, इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी। समाधान क्या है? चारों तरफ तबाही मची पड़ी है। मैंने कहा व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था, तंत्र के नाम पर षड्यंत्र, विज्ञान के नाम पर अज्ञान और लोकतंत्र के नाम पर और तमाम तरह के बातें बड़ी बड़ी चारों तरफ।
We are following democratic values, constitutional values, human values, moral values, spiritual values. लेकिन ढकोसलेबाजी में ऐसा पूरी दुनिया में जो अशांति मची है, तो क्या करना है? समस्याएं तो है, और हम एक बात कहते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए हमारे। इतनी ऊंची योग विद्या अपने पास, फिर भी हम रोगी कैसे हो गए, दुखी दरिद्र हो गए। एक होती आर्थिक दरिद्रता, एक होती आरोग्य की, आयुष्य की दरिद्रता, ज्ञान की, भक्ति की, सद्गुणों की, सद्भावों की, दिव्यता की दरिद्रता। देवत्व नहीं है भीतर, सुख नहीं है, मन में शांति नहीं है, जीवन में जो जीवनीय तत्व, जीवनीय ऊर्जा होनी चाहिए वो नहीं है। फिर ये आर्थिक दरिद्रता, सामाजिक, राजनीतिक और तमाम तरह की जो दरिद्रताएं हैं, अलग अलग प्रकार की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो डेफिशिएंसीज हैं, उसके बारे में रोज बात करते हैं। संसार में जो भी कार्य हैं उनको एक निर्धारित रीति नीति के साथ करना पड़ता है। हर चीज की एक एसओपी बनी हुई है, रिसर्च से लेकर के, कृषि से लेकर के, सर्विसेज से लेकर के, आईटी से लेकर के, एआई से लेकर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रियल इंटेलिजेंस हो, आरआई हो, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हो, भौतिक कार्य हो, पारमार्थिक कार्य हो, भौतिक साधन हो, पारमार्थिक साधन हो, साधनाएं हो, रिद्धि सिद्धि हो, उनकी एक रीति नीति है। उसके अनुरूप आपको उस साधन को सिद्ध करना पड़ता है। श्रेष्ठतम शिक्षा व्यवस्था अपने पूर्वजों ने हमको दी। अपने पूर्वजों के शिक्षा तंत्र को भुला करके 1835 में एक विदेशी आक्रांत, अब देखो, विदेशी क्रूर लुटेरे आक्रांताओं, आक्रमणकारियों की शिक्षा को, उनके द्वारा दी गई चिकित्सा को, उन्होंने जैसे अपने को जीने के उल्टे पुल्टे कुछ ऐसे ही तरीके बता दिए, उनकी ही जीवन पद्धति को, उनकी भाषा को, वेशभूषा को, उन्होंने जैसे आहार विचार के तौर तरीके, नाचने गाने के और जिंदगी को, कि ये है विलासितापूर्ण जीवन, ये है वैभवपूर्ण जीवन। अब ऐसे हमने उल्टी पुल्टी अवधारणाओं को जीवन में अडॉप्ट कर लिया कि हमको पता ही नहीं लगा कब हम अपने स्वरूप से, अपनी निजता से, अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपनी निजता से नीचे आ गए, विमुख हो गए। अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन पद्धति, अपनी भाषा, अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति इतनी महान, और उसको भुला करके हम भूल भुलैया में ऐसे फंसे। थोड़ा थोड़ा रोज 100 200 ग्राम, 500 ग्राम अधिक खाते गए, और धीरे धीरे ये पेटवा बढ़ गया। घेटवे में डाला, पेटवा बढ़ गया। तो अब इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। उठने बैठने, खाने पीने, जीने में जो भूलें हो जाती हैं, रोज की भूल रोज ठीक करो। रोज की भूल रोज ठीक। बहुत सी भूलें हो जाती हैं जाने और कुछ अनजाने में। उन जाने अनजाने में होने वाली छोटी छोटी भूलों का परिष्कार है सुबह सुबह योग करो, यजन करो, भजन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो,
आपके शरीर में, आपके तन में, आपके मन में, आपके जीवन में, आपके संस्कारों में रोग दोष विकारों का संचय होता रहता है। फिर पहाड़ जैसे खड़े हो जाते हैं रोग विकार। तो रोज का बैलेंस रोज, अब ये बातें नोट कर लेना। कुछ बात अपने डूज और डोंट्स ना क्लियर होने चाहिए। प्रारंभ करें बहिष्कार से, कल मैंने बोला था। अब चीनी नहीं खानी तो नहीं खानी, रिफाइंड ऑयल नहीं खाना तो नहीं खाना। सफेद चीनी, सफेद नमक, सफेद मैदा, सफेद तेल, रिफाइंड ऑयल, जितने भी आहार के नाम पर कुछ आपको संशोधन करने हैं उनको एक बार कर लीजिए कि मुझे मेरे रोग के अनुरूप। सब पदार्थ सबके लिए अच्छे नहीं है। क्या मतलब? केला बहुत अच्छा है, रेडीमेड हलवा है, भगवान जी ने बना रखा है। केला बहुत अच्छा है, लेकिन कफ वाला खाएगा तो मारा जाएगा। कफ वाले को केला कतई नहीं खाना। केले के साथ साथ घी बहुत अच्छा है, दूध बहुत अच्छा है। दूध पिया, घी खाया तो पूरा फेफड़ा जाम हो जाएगा। जब कफ बढ़ा हुआ है तो घी नहीं खाना। मैं रोज कहता हूं घृतपान करो सुबह सुबह, लेकिन भैया ये भी तो सुन लो किसको नहीं करना। घृत बहुत अच्छा है। दूध, केला, घी। अब दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, शुंठी, मुलैठी, 5 चीजें डाल के लो तो कफ नहीं करेगा, नहीं तो कफ करेगा दूध। और ये भी यदि सोया वाला दूध हो, सोया मिल्क। देखो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गाय भैंस का दूध, इसका दूध, उसका दूध। दूध का जो मूल घटक है वो प्रोटीन है। कुछ उसमें फैट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स, कुछ उसमें और छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। जितना गाय भैंस भेड़ बकरियों का दूध उपयोगी होता है, वैसे सबसे उत्तम दूध तो माँ का होता है। जो माँ के स्तनपान करके बच्चे का विकास होता है, जो उसकी जीवनी ऊर्जा बढ़ती है, उसकी का जीवन का ताना बाना तैयार होता है, उसका फाउंडेशन तैयार होता है, उसकी इम्यूनिटी तैयार होती है, वो दुनिया की किसी चीज़ से नहीं हो सकती। फिर गाय भैंस भेड़ बकरियों के दूध के बाद आजकल पूरी दुनिया में एलमंड मिल्क, वॉलनट मिल्क, बादाम का, अखरोट का, तिल का, चने का भी दूध बन जाता है। उसको रात को भिगो दो और फिर उसको भिगो करके, सोयाबीन का, सोया मिल्क तो सोया मिल्क, सोया बट का पूरा पनीर, सोया का दही, छाछ, रोगियों के लिए तो सबसे अच्छा है। उसको भिगो करके एक दिन भिगो दे उसको। आज जैसे आज सुबह भिगोया, कल सुबह उसका छिलका उतार करके अच्छे से धो पूछ करके उससे आप कितना ही बढ़िया दूध बना लो। कई बार हमने बना करके दिखाया। अब इसका तो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा व्यवसाय भी है। कफ रोगियों के लिए सामान्य दूध, कफ, कोल्ड, अस्थमा, जिनको बहुत अंदर इन्फ्लेमेशन, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। 3 ही तरह की हमारी मूल प्रकृति है। एक वो कफ की, दूसरी वात की, तीसरी पित्त की। पहले कफ के लिए बता रहा हूँ। कफ वालों के लिए जितने भी ठंडे फल, अब जैसे एक परसिमन फल आता है, कोई उसको जापानी फल बोलते हैं, टमाटर जैसा, बड़ा ठंडा होता है। जैसे ये सीताफल है, राम फल है, जैसे केला बताया, और ऐसे ही जितने भी ठंडे फल हैं ये कफ वालों को नहीं लेना चाहिए। घी, दूध कफ वालों को नहीं लेना चाहिए। ठंडा पानी भी सबके लिए, ठंडा पानी अच्छा है,
लेकिन ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए। किनको? जिनकी कफ प्रकृति है उनको मुलेठी का सौसारी का पानी पीना चाहिए। जिनकी कफ की प्रकृति है उनको रात को सूर्यास्त से पहले, वैसे तो सभी के लिए अच्छा है, जैनिज्म के 3 बड़े सिद्धांत सारी दुनिया को फॉलो करने चाहिए। सूर्य उदय के पहले कुछ तो लोग उठते ही चाय कॉफी पता नहीं क्या क्या पीने लगते हैं, आड़ कबाड़ खाने लगते हैं। एक भुक्तम सदारोग्यम, एक बार खाओ। हमारे जैन मुनि पूरे देश में एक ही बार खाते हैं। अब उसमें कुछ को ज्ञान नहीं होता है, बोध नहीं होता है, अथवा कुछ एक बार में ज्यादा खा लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। अब कफ की प्रकृति है तो ये मत लेना ठंडी चीजें और सब। शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले सबके लिए। वात की प्रकृति है दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर। और भाई किसी को ये देखना है कि भाई इससे क्या होता है, कुछ लोग हर बात में इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तो जो ये कहते हैं ना इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। जिनको अर्थराइटिस है एक नींबू पानी में निचोड़ के पी लो और फिर चल के दिखाइए, जाम हो जाएगा पूरा शरीर। छाछ दही बहुत अच्छी है, खट्टी छाछ और खट्टा दही खा लो एक बार, फिर चल के दिखाओ। तुम्हारा आरए फैक्टर, सीआरपी, एएनए, एवियन, HLB27, यूरिक एसिड सूट कर जाएगा, मर जाओगे। जीते मरना मतलब ऐसे प्राण तो निकलेंगे ना, जी नहीं सकते तुम। तो भाई खट्टी चीजें और खट्टा तो नहीं है, खीरा खा लो। खीरा बहुत अच्छा है जी, हम भी बताते हैं खीरा खाओ, टमाटर खाओ, गाजर खाओ, सलाद खाओ। खीरा खा लिया और शरीर का रोम रोम दुखने लगेगा। लौकी बहुत अच्छी है, लौकी की सब्जी तो खा सकते हो आप, वो भी लहसुन का छोंक लगा के अथवा हींग के साथ, जीरा और थोड़ा उसमें अजवाइन का तड़का लगा करके लौकी का जूस पी लो, पूरा शरीर जाम हो जाएगा, वात भी बढ़ जाएगा और कफ भी बढ़ जाएगा, ठंडा होता है, शरीर को साफ करता है, बहुत अच्छी है लौकी। लेकिन अदरक बहुत अच्छी है। एक भाई ने अदरक का जूस पी लिया 1 गिलास, बेंगलोर की बात है, पीते ही मर गया, रियली डेथ हो गई। अदरक बहुत अच्छी है। अरे भाई अदरक अच्छी है तो गिलास भर के जूस थोड़ी पिया जाता है, मर गया। कड़वी लौकी का जूस पी करके कितने लोग मर गए। कड़वी लौकी से पूरी ब्लीडिंग होने लगती है और पूरा शरीर में जहर जैसा फैल जाता, मर जाता आदमी। कड़वी लौकी नहीं पीनी। लौकी बड़ी अलौकिक है, हमने तो नेशनल वेजिटेबल उसको घोषित कर दिया पूरे देश में, और लौकी खा करके कितने लोग ठीक हो गए। लेकिन जिनको अर्थराइटिस है, जिनको अस्थमा, उनको लौकी का जूस नहीं पीना, वो सूप पी सकते, उसकी सब्जी खा सकते। लौकी कल्प कराते हैं हम स्किन रोगों के लिए, कैंसर के लिए, गांठ के लिए, ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छी है। मैं कह रहा घी बहुत अच्छा है, दूध बहुत अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं ना, लेकिन उनका जो जैसा तरीका है। कड़वी लौकी तो छूनी भी नहीं है। अब कड़वी चीज़ों में नीम सबसे अच्छा है, करेला सबसे अच्छा है, लेकिन किसी किसी की तो प्रकृति ऐसी होती है कि उनको करेले का जूस पीते ही पेट साफ हो जाएगा। जिनको कब्ज है, अब देखो कब्ज के लिए 5 चीज़ें बता रहा हूँ। जिनको कब्ज से छुटकारा पाना हो, करेले का जूस पी लो, लेकिन एक करेले से ज़्यादा एक बार में मत पीना। पता लगा उल्टी हो गई, दस्त लग गए और हॉस्पिटलाइज हो गए, मर गए। अब ये एक दिन 1 किलो करेले का जूस पी लिया, मर गया। ये कोई बात हुई? करेला आजकल शहतूत आ रहा है, कॉमर्शियली पूरा उपलब्ध नहीं होता है। मैंने पिछले दिनों करेला खाया, तो करेला तो पेट के कब्ज के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि।
सहतूत है, सहतूत, शहतूत लंबा लंबा होता है ना, काला वाला और थोड़ा पीला वाला, बड़ा, छोटे छोटे भी होते हैं देसी सहतूत। कब्ज के लिए शहतूत, कब्ज के लिए करेला, कब्ज के लिए लौकी भी अच्छी है, लेकिन वो वात और कफ के प्रकृति में जी। कब्ज के लिए ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छा होता है। कब्ज के लिए फिर अभी आएगी, अभी छोटे छोटे फल आ चुके हैं, नाशपाती बहुत अच्छी है। कब्ज के लिए पपीता भी बहुत अच्छा है, लेकिन जिनकी पित्त प्रकृति होती है ना, उनके लिए अच्छा नहीं होता, वो थोड़ा सा ही खा सकते हैं। कब्ज के लिए गोधन अर्क तो पीने में, और गोघृत पान सुबह सुबह खाली पेट पूरा लैक्सेटिव का काम करता है, आंतों के मल चिपक ही नहीं सकता। कब्ज के लिए त्रिफला, हरितकी, शुद्धि चूर्ण और खाने के बाद अभयारिष्ट। सुबह एक नाश्ते में और कुछ आड़ कबाड़ मत खाया करो। कब्ज वालों के लिए सुबह सुबह ये नाशपाती, बग्गू गोसा, पपीता या सेब। अब देखो, कब्ज हो तो रात को तेज गर्म दूध में इसबगोल पी लो, सुबह सुबह पूरा साफ हो जाएगा। और यदि है कोलाइटिस तो फिर दही छाछ में इसबगोल ले लो, कोलाइटिस भी ठीक हो जाएगा। अब फिर अनुपान फिर बहुत तरह के यहाँ पर बताते हैं, खान पान आपको रोग के अनुसार, उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, तब जा कर के तय किया कि किस रोग में क्या खाना क्या नहीं खाना। अब किसी को पित्त की बीमारी है, पित्त बढ़ा हुआ है, बवासीर है, शरीर में से जो फुंसियाँ निकलती रहती हैं, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, जितने भी चर्म रोग हैं और जितना भी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। पित्त बढ़ने से और ये वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ने से फिर इन्फ्लेमेशन, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। उन्हीं को ही जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है कि ये मार्कर बढ़ गया, ये मार्कर बढ़ गया, लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, ये पूरा ब्लड प्रोफाइल ही गड़बड़ हो गया, हार्मोन इम्बैलेंस भी हो गया, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। ये सब वात पित्त कफ त्रिदोष के गड़बड़ होने से। अब किसी को पहले से ही पित्त रोग है और लाल मिर्ची खा रहा है, लाल मिर्च, काली मिर्च, मिर्च, मसाले, पित्त रोग है, और फिर उसमें जिमीकंद खाया, अब उसमें तो चर्म रोग और पित्त रोग एकदम से बढ़ जाएंगे। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को जिमीकंद खाना चाहिए, बीमार को नहीं खाना चाहिए। केला की तरह ही, जैसे केला कफ में बताया, ऐसे ये जो बैंगन है अत्यंत पित्तवर्धक है। और कुछ तो इतने बावले हैं, बैंगन का भरता और उसमें लाल मिर्ची और लहसुन ये सब डाल दिया तो अत्यंत पित्त बढ़ जाएगा, बवासीर, चर्म रोग, और पित्त तो ऐसे ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा। मत करो भाई ये सब काम। चलो ये तो बात पित्त कफ के अनुसार बताया। अरे आप ब्लड प्रेशर है और नमक खाए जा रहे हो, शुगर है और लड्डू जलेबी इमरती खाए जा रहे हो, तुम मरोगे ही ना। थायराइड की बीमारी है, बासी भोजन खाए जा रहे हो और बहुत खट्टा भोजन खाए जा रहे हो। ऐसी किडनी की बीमारी है और प्रोटीन लिए जा रहे हो, प्रोटीन पाउडर खाए जा रहे हो, मर जाओगे। क्रिएटिनिन इतना बढ़ जाएगा कि फिर आप काबू ही नहीं कर पाओगे, डेथ हो सकती है आपकी। अलग अलग बीमारियों में घी, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है और ऊपर से दनादन घी पेल रहे हो, तो भाई ये कोई बात हुई? भाई जिन चीजों से जो चीजें बढ़ती हैं उनको मत करो ना।